अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 89 पे बेस्ड हैं, तो हम पहले 89 की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो उसमें जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 6 साइन पाई एक्स बाई 3 इंटू कॉस 40 पाई टी, ये क्वेश्चन थी स्टैंडिंग वेव की। और अब आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो हम इसी से निकालते चले जाएंगे एक एक करके। जैसे कि इसमें पूछ रहे हैं वेवलेंथ बताइए, जो प्रोग्रेसिव वेव थी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो ये जो पाई बाई 3 लिखा है, ये जो पाई बाई 3 लिखा है, यही आपका 2 पाई बाई लेमडा होगा, यही के बराबर होगा, यही 2 पाई बाई लेमडा होगा। तो पाई से पाई कैंसिल, लेमडा आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ द कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये 40 पाई जो है वो ओमेगा है। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी जो है वो होगा 40 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, जो टाइम पीरियड आ रहा है वो 1/20 सेकेंड्स आ रहा है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो 20 हर्ट्ज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड 1/20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 हर्ट्ज। फिर अगले पूछ रहे हैं द स्पीड ऑफ द कंपोनेंट प्रोग्रेसिव वेव। इसकी स्पीड क्या होगी, जो दो प्रोग्रेसिव वेव मिलके ये स्टैंडिंग वेव बनी है, उन प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड क्या होगी। तो v इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू टी, सॉरी लैम्डा अपॉन टी। तो लैम्डा कितना है, तो लैम्डा है आपका 6 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड था 1/20, सो 20 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इट इज सी पार्ट। अगले वाले में कह रहे हैं द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, दो एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन। तो वो तो लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, दो नोड्स के बीच का सेपरेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन, या दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होता है। लैम्डा अगर 6 सेंटीमीटर है तो लैम्डा बाई 2 आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो इट इज ए पार्ट। फिर क्या कह रहे हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एन एंटी नोड, अपोजिट साइड ऑफ एन एंटी नोड एज ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन दैम। जरा समझिए, अगर मान लीजिए स्टैंडिंग वेव है, तो वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर थी, तो ये जो गैप है ये 3 सेंटीमीटर है, और एंटी नोड के अपोजिट साइड में पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। तो मतलब अभी भी आप उसी लूप के अंदर हो, और ये दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में ढंग से समझिए, दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो अगर आप एंटी नोड के अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, तो आप एक ही लूप के अंदर हो, और एक ही लूप के अंदर सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा 0 रेडियन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, स्टेशनरी वेव की है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड, शायद ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड। तो इसको थोड़ा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, नोड और नेक्स्ट एंटी नोड, क्योंकि ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ये मान लिया नोड है, तो नेक्स्ट एंटी नोड जो आएगा वो यही वाला होगा, और ये वाला जो एंटी नोड होगा ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंटी नोड होगा। ये जो पहला ही एंटी नोड बनेगा वो बनेगा नेक्स्ट एंटी नोड, और ये वाला जो एंटी नोड बनेगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंटी नोड बनेगा। तो नोड और नेक्स्ट एंटी नोड का मतलब आपसे पूछ रहे हैं लैम्डा बाई 4। तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें लैम्डा बाई 4 आपका आया था 7.5 सेंटीमीटर। इसमें देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि इसमें शायद थोड़ा अलग है ये। तो ये है के जो कि 2 पाई बाई लैम्डा होता है, वो आपको दिया है 0.1 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जो लैम्डा आपका आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। लैम्डा अगर 20 सेंटीमीटर है तो लैम्डा बाई 4 जो होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर मैच करेगा। उस क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर आया था। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ये आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी हुई है, और ओमेगा अपॉन के बारे में पूछ रहे हैं, ओमेगा अपॉन के क्या होगा। तो ओमेगा अपॉन के जो होगा, जो कंपोनेंट वेव होगी उनकी स्पीड होगी। स्टैंडिंग वेव की कोई स्पीड नहीं होती, नाम ही उसका स्टैंडिंग वेव है, वो तो स्टैंड स्टिल है, एनर्जी उसमें ट्रांसमिट ही नहीं हो रही। दो नोड के बीच में जो एनर्जी ट्रैप हो गई वो ट्रैप हो गई, उसका कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो ओमेगा अपॉन के जो होता है वो जो इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव वेव थी जिनको सुपर इम्पोज करके ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई है, उन इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड थी। वेव की स्पीड, ट्रांसफर स्पीड नहीं थी पार्टिकल्स की, वेव की स्पीड थी। तो स्पीड ऑफ द either of the component wave. So your answer is B part. A tuning fork vibrating with sonometer
20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें ट्यूनिंग फोर्क है और उसमें एक सोनोमीटर वायर है। एक वायर होता है, एक एंड पे उसको फिक्स कर देते हैं, दूसरे एंड पे पुली में कुछ मास रख के उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मास हैंग करके, और ये जो ट्यूनिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट करना शुरू करती है। दोनों एंड पे नोड बनता है, बीच में एंटी नोड, नोड कुछ भी बन सकता है। तो कितनी इसके साथ ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और ये ट्यूनिंग फोर्क है, कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं? 5 बीट्स पर सेकेंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। द बीट फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ बढ़ा के 21 सेंटीमीटर करें तो बीट फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हुआ होगा वो समझिए आप। देखिए, अगर मैं ये मानूं कि ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किस में वाइब्रेट कर रही है? फंडामेंटल मोड में। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा वो 2L के बराबर होगी, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो V/2L के बराबर होगी। अब यहाँ से बात साफ पता लग रही है कि अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम होने के बावजूद भी ये 5 बीट्स ही दे रहा है। फ्रिक्वेंसी कम होने के बावजूद भी वो कितने दे रहा है? 5 बीट्स ही दे रहा है। इसका मतलब ये रहा होगा कि अगर इस ट्यूनिंग फोर की फ्रिक्वेंसी F0 है, ढंग से समझिए, अगर ट्यूनिंग फोर की फ्रिक्वेंसी F0 है, ठीक है, तो F0 + 5 ये होगी सोनोमीटर वायर की फ्रिक्वेंसी पहले। और जब आपने इसकी लेंथ बढ़ाई, फ्रिक्वेंसी कम हुई, और फ्रिक्वेंसी कम हुई तो फ्रिक्वेंसी इतनी कम हो गई कि अब वो हो गई F0 - 5 बाद में। ये तब है जब उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, ये तब है जब उसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर थी। ठीक, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ बीट्स उतनी रह रही हैं। तो पहले 5 ज़्यादा थी उसकी फ्रिक्वेंसी, और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फोर्स से 5 कम हो गई, ताकि दोनों केस में 5 बीट्स की ही बीट फ्रिक्वेंसी आ रही है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमसे ट्यूनिंग फोर की फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं, F0 पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। F0 + 5 जो होगा, आराम से देखते जाइए, F0 + 5 जो होगा वो आपका होगा V/2L। L कितना है? L था 20 सेंटीमीटर यानी 0.2, और F0 - 5 जो होगा वो आपका होगा V/2L, और L अब होगा 21 सेंटीमीटर यानी 0.21। और आपको F0 फाइंड करना तो बहुत आसान है, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, F0 + 5/F0 - 5, तो ये आपका आ जाएगा 21/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 F0 + 100 इज इक्वल टू 21 F0 - 105। तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो जो F0 आपका आ रहा है वो 205 के बराबर आ रहा है। तो ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी होगी 205 हर्ट्ज। So your answer is C part. Clear? अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फंडामेंटल नोड एमिटेड बाई ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, द लेंथ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ एंड टेंशन इज चेंज्ड। टेंशन में भी चेंज किया और लेंथ में भी चेंज किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें डबल करनी है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/2L, और V/2L तो V को लिखेंगे √T/μ, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हमें डबल करना है। तो लेंथ में भी चेंज करेंगे, टेंशन में भी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी। टेंशन में क्या चेंज किया वो आपको बताना है। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। F0 की जगह अब हम कह रहे हैं 2F0 डबल करनी है हमको। लेंथ जो है वो 3/4 टाइम्स कर दी है, तो 3L/4 हो गया ये, और टेंशन हो गया √T'/μ। दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इधर तो आएगा √T'/T, ठीक, और एक फैक्टर भी आएगा। वो फैक्टर कितना आएगा? तो वो फैक्टर मेरे हिसाब से आएगा 4/3। ठीक है, हमने सेकंड अपॉन फर्स्ट किया है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो ये 4 बाद में फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4/3 का फैक्टर आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर करेंगे, ये 2 से कैंसिल करते हैं, 2 टाइम्स स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू आ गया T'/T टाइम्स 4/9। सो जो नया टेंशन होगा वो 9/4 टाइम्स हो जाएगा पुराने टेंशन के। किस फैक्टर से इंक्रीज किया? 9/4 टाइम्स आपने टेंशन बढ़ा दिया है। सो योर आंसर इज डी पार्ट।
ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ 7 मीटर लेंथ हैज़ ए मास ऑफ 0.035 kg। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 60.5 न्यूटन देन द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, टेंशन आपको पता है और मास पर यूनिट लेंथ हम कैसे निकालेंगे, म्यू। तो मास दिया, लेंथ भी दी है 0.035 अपॉन लेंथ दिया 7 मीटर, सो इट इज़ 0.005 kg पर मीटर। ये होगी आपकी मास पर यूनिट लेंथ। तो वेव वेलोसिटी जो होगी वो होती है √T/μ। T इज 60.5, म्यू इज 0.005। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 0 और आ जाएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 121 और 00, तो ये आपका आ गया 110 मीटर्स पर सेकेंड। सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सेकंड हार्मोनिक हैज टू बी जनरेटेड इन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट। सेकंड हार्मोनिक की बात चल रही, ठीक। तो जरा दिखाते हैं कैसा दिखेगा ये सेकंड हार्मोनिक। ये मान लिया स्ट्रिंग है, 2 एंड पे फिक्स है, और ये सेकंड हार्मोनिक अगर आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। ये सेकंड हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए सेंटर पॉइंट पे तो नोड बनेगा और एंड पॉइंट्स पे भी नोड बनेगा। एंटी नोड कहाँ कहाँ बनेगा, तो एक तो एंटी नोड बनेगा आपका L/4 पे और एक एंटी नोड बनेगा 3L/4 पे, बाकी L/2 पे तो नोड बनेगा। पूछ रहे हैं कहाँ प्लग कर सकते हो, तो जहाँ आप प्लग करोगे वहाँ पे एंटी नोड बनता है। जहाँ हम स्ट्रिंग को पकड़ के खींचेंगे यहाँ पे या स्ट्राइकर से हिट करेंगे हम, तो वहाँ पे तो बनेगा एंटी नोड, और जहाँ टच करेंगे वहाँ पे वाइब्रेशन डैम्प्ड हो जाएंगे, वहाँ पे बनेगा नोड। तो L/2 पे तो आपको टच करना पड़ेगा, और L/4 या 3L/4 में किसी एक पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा। क्लियर? सो योर आंसर इज ए पार्ट। L/4 पे आप प्लग कर सकते हो, L/2 पे तो टच करना ही है, पक्का है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 2 वायर्स आर फिक्स्ड इन ए सोनोमीटर, देयर टेंशन का रेशियो 8:1 दिया है, लेंथ का रेशियो ये दिया है, डायमीटर का रेशियो ये दिया है, मटेरियल की जो डेंसिटी है उनका भी रेशियो दिया है, सब कुछ दे दिया, सारे रेशियो दे दिए हैं। और इफ़ द लोअर फ्रिक्वेंसी इन द सेटिंग इज 360 हर्ट्ज, तो बीट फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, तो अब जरा पहले हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन अगर मैं मानूँ कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये होगा V/2L, और V/2L कितना होगा, V कितना होगा, V होगा √T/μ, और जो म्यू होता है वो होता है डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज πd²/4 डायमीटर के टर्म्स में। तो जो फ्रिक्वेंसी आपकी आ रही है F, किसके प्रोपोर्शनल आ रही है अगर हम वो बनाएं, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपकी बनेगी √T/ρ, और D आ जाएगा बाहर, तो 1/L × D आ गया आपका बाहर। ठीक है, तो सारी वैल्यू डालते हैं, फिर चेक करते हैं जरा दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो F2/F1, F1 मैंने मान लिया 360 हर्ट्ज इज इक्वल टू, सारी वैल्यू डालते जाएंगे, ऊपर 2 की वैल्यू डालेंगे, नीचे 1 की वैल्यू डालेंगे, या हम उल्टा भी कर सकते हैं ताकि हम सारे रेशियो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर मैं लिखूं एक फ्रीक्वेंसी उसमें 360 हर्ट्ज, अब पता नहीं कौन सी वाली 360 हर्ट्ज है, चलो F1/F2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो ये आपका आने वाला है 1/L1/L2 इंटू D1/D2 इंटू √ टाइम्स T1/T2 अपॉन ρ1/ρ2, सारी वैल्यू डालेंगे। L1/L2 कितना है, लेंथ का रेशियो कितना है, तो लेंथ का रेशियो 36/35, तो ये 1/36/35 है, तो 35 तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 35 तो आ जाएगा आपका ऊपर और नीचे रहेगा 36। D1/D2 डायमीटर का रेशियो जो दिया है वो आपको दिया 4:1, तो 4 आएगा नीचे और 1 आ जाएगा ऊपर। ठीक, अंडर रूट के अंदर T1/T2 दिया 8:1 और ρ1/ρ2 दिया 1:2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या आने वाला है ये। तो ये हो गया 16 से बाहर निकल के आएगा 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F1/F2 जो है, F1/F2 का रेशियो आया 35/36। अब कह रहे हैं लोअर वाली 360 है,
ऐसा बोला उन्होंने कि हायर वाली। लोअर वाली फ्रीक्वेंसी जो है इज 360, तो लोअर का मतलब 35 के सामने वाली, तो ये 360 है। थोड़ा थोड़ा अजीब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये 360 है। तो हायर वाली कितनी होगी और उनमें डिफरेंस कितना होगा वो समझिए। अगर F1 आपका 360 है, 360, तो F2 कितना आने वाला, तो F2 हमने आपका आने वाला 360 इंटू 36 अपॉन 35, तो ये 10 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो 10 से ज़्यादा आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 370 के आसपास आने वाला है, 370.2 आने वाला है हायर फ्रीक्वेंसी। तो उनमें बीट्स कितनी आएंगी, तो बीट्स जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 बीट्स सुनाई देंगी। सो योर आंसर इज बी, डी पार्ट, 10 बीट्स। A string is rigidly tied at two ends and its equation of vibration is given by, ये इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन दी है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू साइन 2πx इंटू कॉस 2πt, यानी इसका जो 2a वाला फैक्टर है वो 1 रहा होगा। तो मिनिमम लेंथ पूछ रहे हैं स्ट्रिंग की, मिनिमम लेंथ, तो कम से कम लेंथ λ/2 तो चाहिए, कम से कम एक लूप बन जाए स्टैंडिंग वेव का। लैम्डा कितना आएगा, तो लैम्डा 1 मीटर आएगा। ये जो k है 2π है, 2π होता है 2π/λ, तो लैम्डा 1 मीटर आया, तो कम से कम जो लेंथ आपको चाहिए वो आधा मीटर तो चाहिए ही चाहिए। सो योर आंसर इज बी पार्ट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वाइज एन इफ द लेंथ, टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द वायर आर ट्रिपल्ड, नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होता है 1/2L √T/μ, और T बनेगा आपका डेंसिटी इंटू डायमीटर का स्क्वायर, πd²/4, कुछ इस तरह से। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, टेंशन, लेंथ और डायमीटर पर फोकस करना है आपको। फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो √T/L इंटू डी के प्रोपोर्शनल जाने वाली है, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है, डेंसिटी में तो हम कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं। टेंशन वेरी कर रहे हैं, वायर की लेंथ वेरी कर रहे हैं और डायमीटर वेरी कर रहे हैं, ये वेरिएशन है। अब तीनों की हम 3 गुना कर रहे हैं। टेंशन 3 गुना करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, लेंथ 3 गुना करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, और डायमीटर को भी 3 गुना करेंगे तो नीचे भी 3 आ जाएगा। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो 1/3√3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, ऊपर √3, नीचे 3 इंटू 3, तो एक √3 से ये √3 आ जाएगा नीचे। तो जो नई फ्रिक्वेंसी होगी वो 1/3√3 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रिक्वेंसी, एंड दैट इज n। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The string of length 2 meter is fixed at both ends. If this string vibrates in its fourth normal mode with a frequency of 500 Hz, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई है। स्ट्रिंग अपने फोर्थ नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, फोर्थ नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी आ रही है वो 500 हर्ट्ज आ रही है। तो फोर्थ नॉर्मल मोड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसके अंदर 4 लूप बन रहे होंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इसकी मतलब वेवलेंथ जो होगी वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो वेव की जो वेलोसिटी आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो इट इज 500 मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। 4 वायर्स ऑफ आइडेंट, लेंथ बराबर है, डायमीटर सेम है, मटेरियल भी सेम है, आर स्ट्रेच ऑन ए सोनोमीटर बॉक्स। 4 वायर थे, आइडेंटिकल लेंथ, आइडेंटिकल डायमीटर एंड मटेरियल, मटेरियल का मतलब डेंसिटी भी सेम है। ठीक, टेंशन के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। टेंशन का जो रेशियो दिया है वो आपको ये दिया 14916। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो √T के प्रोपोर्शनल होगी। तो टेंशन अगर 1496 है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1, 2, 3 और 4 के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैज ए फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी। वेयर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस अनदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ द रेशियो ऑफ 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज F। इफ द रेशियो ऑफ 2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज F, F फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, F जो है वो दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। तो आप आराम समझिए क्या, ये गिटार की स्ट्रिंग है,
दोनों एंड पे फिक्स है, और ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मान लिया इसकी है, मैं कहता हूँ एन नॉट। ठीक, तो एन नॉट की इक्वेशन आएगी v/2L ये। ठीक, अब कह रहे हैं हम कहाँ पे उसको प्रेस करें, कहाँ पे एक और नोड बना दें ताकि नई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है और पुरानी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का रेशियो एफ हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ये आपकी स्ट्रिंग थी और मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया, तो अभी इतनी इतनी लेंथ में ये, इतनी लेंथ में क्या करेगी, ये जो है वो वाइब्रेट करेगी। ठीक, टोटल लेंथ पहले एल थी, कैपिटल एल कहा है उन्होंने, तो कैपिटल एल ही रखते हैं इसको, कैपिटल एल इक्वेशन में जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया। ठीक, कहाँ दबाया ये पूछ रहे हैं, तो ये जो लेंथ बची है आपकी, ये मान ने कहा कि चलो ये हो गई एल डैश। वेयर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस अनदर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ठीक, इफ द रेशियो ऑफ टू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज एफ। ठीक, तो एल डैश पे मैंने अगर मान लिया इसको प्रेस कर दिया, ढंग से समझना है, तो अब जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी एन, अगर मैं उसको कहूँ तो हो जाएगा v/2L डैश। ठीक है, और दोनों फंडामेंट, और जैसे, और आप ये समझिए लेंथ आपने अगर कम करी तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बढ़ गई होगी, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज का रेशियो एफ है, मतलब आपसे ये कह रहे हैं एन अपॉन एन नॉट जो है वो एफ के बराबर दिया है, तो हम वैल्यू डाल देते हैं। तो एन अपॉन एन नॉट जब आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा एल अपॉन एल डैश, एंड दैट इज इक्वल टू एफ, सो एल डैश इज इक्वल टू एल बाई एफ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस करना पड़ेगा, ए पार्ट। The first overtone of a stretched string of a given length is 320 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स मान रहा हूं मैं इसको। तो जो फर्स्ट ओवरटोन होती है वो सेकंड हार्मोनिक होती है। ठीक, ये है फर्स्ट ओवरटोन का डायग्राम। ठीक, थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, तो सेकंड हार्मोनिक होती है, और सेकंड हार्मोनिक 2f0 के बराबर होगा अगर f0 आपका फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड है। तो वो 320 दिया है, तो f0 जो आपका आएगा वो 160 हर्ट्ज आ जाएगा। सो फर्स्ट हार्मोनिक इज 160 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी दी है, आपको टेंशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगली हायर फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है, लेंथ पूछ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहली फ्रीक्वेंसी से आप पहली वेवलेंथ निकालो, दूसरी फ्रीक्वेंसी से दूसरी वेवलेंथ निकालो, फिर हम लेंथ सेटल करेंगे। ठीक, देखिए पहले मैं वेव की वेलोसिटी निकाल देता हूँ। वेव की वेलोसिटी आएगी √T/μ, टी इज़ 450 हर्ट्ज एंड म्यू इज़ 5 × 10⁻³ मेरे हिसाब से यहाँ -3 होना चाहिए, 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी डेंसिटी, तो यहाँ -3 कर लीजिए, सही कर लीजिए आप इसको। ये -3 करेंगे और इससे कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। ये -3 ऊपर पहुँचेगा तो +3 हो जाएगा, 3 0 और आ जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगी वेव वेलोसिटी आ गई 300 मीटर/सेकेंड। ठीक, तो पहली वेवलेंथ कितनी आ रही है, पहली फ्रीक्वेंसी जो है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है 420 हर्ट्ज। ठीक है, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसा कहा भी नहीं उन्होंने, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी भी नहीं, क्योंकि अगली जो फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो रेजोनेट कर रहा है वो 480 हर्ट्ज है। तो पहले हम ये देखेंगे ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत आराम से समझते जाइए। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी है 420 हर्ट्ज, कोई ये किसी मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसकी अगली जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी है 480 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम पीछे की तरफ चलेंगे, यानी इनके बीच में कितने का गैप हो गया, 60 हर्ट्ज का गैप है। तो 60 हर्ट्ज पीछे जाएंगे तो उससे पिछले वाले मोड की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी 60 हर्ट्ज अगर हम पीछे जाएंगे तो ये मिलेगी आपको 360 हर्ट्ज, और 60 हर्ट्ज पीछे जाएंगे तो ये मिलेगी 300 हर्ट्ज, और 60 हर्ट्ज पीछे आएंगे तो इस तरह से जाते जाते आखिरी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 60 हर्ट्ज आएगी, क्योंकि उससे आप 60 हर्ट्ज और पीछे जाओगे तो 0 पे पहुंच जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसमें वो 60 हर्ट्ज होगी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसमें जो लेंथ आएगी वो λ/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब हम कैसे सेटल कर रहे हैं वो समझिए। वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी आपको पता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो फंडामेंटल वेवलेंथ क्या रही होगी वो आप निकाल लोगे v/f, सो इट इज 6 मीटर। और वेवलेंथ अगर 6 मीटर है तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो वेवलेंथ के आधे के बराबर होगी, सो इट इज 3 मीटर। क्लियर, सो योर आंसर इज डी पार्ट।
ठीक है, हर दो के बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है। तो अगर इन दोनों के बीच में 60 हर्ट्ज का गैप है तो 60 हर्ट्ज अगर हम पीछे चलते जाएंगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाओगे, और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से फिर लेंथ निकालना बहुत आसान काम है। A wire of length L having a tension T and radius R vibrates with fundamental frequency F। लेंथ L है, टेंशन T है, रेडियस R है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F है। अब एक दूसरा वायर है, लेंथ भी डबल कर दी, टेंशन भी डबल कर दिया, रेडियस भी डबल कर दी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है √T अपॉन L इंटू आर के प्रोपोर्शनल। L इंटू डी था, डी को हम 2R लिख सकते हैं, तो L इंटू आर के प्रोपोर्शनल आएगा। अब आप टेंशन को भी डबल कर दे रहे हो, लेंथ को भी डबल कर दे रहे हो, रेडियस को भी डबल कर दे रहे हो, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/2√2 टाइम्स हो जाएगी। सो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी सी पार्ट। आपको वेव की इक्वेशन दी हुई है, एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी है, 2 सेंटीमीटर साइन ऑफ समथिंग कॉस ऑफ समथिंग। स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहे हैं और थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये है कि 3 लूप बन रहे होंगे स्ट्रिंग में। तो जो लेंथ होगी वो आपकी 3 λ/2 के बराबर होगी। λ/2 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 दैट मीन्स 3 λ/2। और लैम्डा हम निकालेंगे यहां से, ये k है, तो k होता है आपका 2π/λ एंड दैट इज 0.6। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2π/0.6। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, सो इट इज 20/6 मतलब 10/3 पाई, ये लैम्डा मिल गया। लैम्डा अगर है तो वेव लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो दैट इज 3/2 लैम्डा। लैम्डा इज 10/3 पाई। सो पाई से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो इट इज 10π/2 5 पाई। अब 5 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। एक वॉयलिन है, उसकी स्ट्रिंग है, ऑसिलेट कर रही है फंडामेंटल मोड में, जनरेट से साउंड वेव विद वेवलेंथ लैम्डा, फंडामेंटल मोड की बात है। अब आपसे कह रहे हैं कि λ/2 की हमें वेवलेंथ जनरेट करनी है, स्टिल ऑसिलेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड। टेंशन में हम क्या चेंज करें, तो जरा देखते हैं। फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करना है उसने, समझिए आराम से। पहले वेवलेंथ लैम्डा थी और फिर हमें वेवलेंथ कम कर देनी, वेवलेंथ आधी कर देनी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमें डबल कर देनी है। फ्रीक्वेंसी आपकी फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट होना चाहिए, थोड़ा अजीब है ये, फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम डबल करना चाह रहे हैं फंडामेंटल मोड में ही, तो टेंशन को आपको 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका V/2L, और V की जगह हम डालेंगे 1/2L और V की जगह डालेंगे √T/μ। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब है, इसको थोड़ा समझते हैं ढंग से। देखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ, क्लियर है ये? ठीक है, और V की जगह मैं लैम्डा को लैम्डा ही रहने देता हूँ, अभी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैं, और V की जगह मैं डाल रहा हूँ √T/μ। आराम से देखते जाइए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं वो समझिए। वो लैम्डा भी चेंज कर रहे हैं, टू जनरेट ए साउंड वेव विद वेवलेंथ λ/2। अच्छा, साउंड वेव की वेवलेंथ λ/2 है, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में कोई चक्कर नहीं है, स्ट्रिंग के बारे में कोई चक्कर नहीं है, साउंड वेव की वेवलेंथ λ/2 है। तो वेवलेंथ अगर आप आधा करोगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक ही कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर डबल करनी है तो टेंशन जो है वो 4 गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। तो हम पुरानी वाली इक्वेशन ही लगाएंगे। क्या थी हमारी इक्वेशन? F इज इक्वल टू 1/2L टाइम्स √T/μ। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, वो समझ लीजिए। टू जनरेट ए साउंड वेव विद वेवलेंथ λ/2, यानी जब स्ट्रिंग से साउंड वेव जो है वो साउंड में जब जाएगी, स्ट्रिंग से जो वेव है वो जब एयर में जाएगी, जब वो साउंड वेव बनेगी, तब उसकी वेवलेंथ आधी होनी है। वेवलेंथ आधी होने का मतलब ये है कि वहाँ फ्रीक्वेंसी डबल हो गई होगी, क्योंकि साउंड वेव की जो वेलोसिटी है उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। समझ लीजिए इस बात को ढंग से। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक। इससे किसके वाइब्रेशन से जो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं, जो साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसी भी बना सकते हैं हम, और जब ये साउंड में जा रही हैं तो आपको उनकी वेवलेंथ आधी करनी है। अब मुझे आप बताइए, जब आप साउंड की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या उसमें कोई फेरबदल कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो वेवलेंथ आधी करने का सीधा सा मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी आपको डबल करनी पड़ेगी।
अब फ्रीक्वेंसी डबल करने के लिए स्ट्रिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो स्ट्रिंग में वेवलेंथ तो चेंज हो नहीं रही है, वो आपकी 2L के बराबर ही है। तो टेंशन बदल के हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। टेंशन को अगर हम 4 गुना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको बहुत ढंग से समझना है आपको। ठीक है, ये जो वेवलेंथ λ/2 है, ये साउंड वेव की वेवलेंथ λ/2 करिए, स्ट्रिंग में जो वेवलेंथ है उसको λ/2 नहीं किया है। ठीक, और साउंड में वेवलेंथ अगर आधा कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि साउंड वेव की वेलोसिटी को आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां जो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है वो वेव वेलोसिटी को एडजस्ट करके ही हो रहा है। स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाई जा रही है वो वेवलेंथ में चेंज करके नहीं बढ़ाई जा रही है, वो स्ट्रिंग की में जो वेव की वेलोसिटी है उसको चेंज करके बढ़ाई जा रही है। जबकि साउंड में जो वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है वो वेवलेंथ को कम करके बढ़ाई जा रही है, क्योंकि साउंड वेव की वेलोसिटी में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट। द लेंथ ऑफ द वायर दिए 1.5 मीटर, 18 kg का यहाँ से वेट हैंग किया है हमने, और उसका अपना मास भी 12 ग्राम दिया है, तो उससे आप लेंथ और मास से मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर सकते हो। फिर ये जो वेट हैंग किया है इससे आप टेंशन फाइंड कर सकते हो, 180 न्यूटन। पूछ रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विद विच द वाइव वाइब्रेट इन टू लूप्स। तो 2 लूप में अगर ये वाइब्रेट करेगा तो सीधे सा मतलब है कि वेवलेंथ L के बराबर हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन से आप वेव वेलोसिटी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी फिर बहुत ही आसान हो जाएगी, v/λ। सारी वैल्यू डालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा।